चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सन 2024 में कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर आएगा हिंदी के सब्जेक्ट का, हिंदी विषय का, वो कैसा आएगा। और वो ये जो है ये साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है। जो लड़के मैथ या बायो नहीं लिए रहते हैं, जो आर्ट वाले होते हैं, जो कला वर्ग से होते हैं, ये उनके लिए पेपर होता है। देखिए पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर का जो क्वेश्चन होगा और दूसरा नंबर का क्वेश्चन, पहले में भी क से लेकर ङ तक और दूसरे में भी क से लेकर ङ तक, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पीय, अर्थात क ख ग घ ङ, पहले में भी और दूसरे में भी, कुल मिलाकर 5 प्रश्न इसमें और 5 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो ये बहुविकल्पीय होंगे। 4-4 उत्तर दिए रहेंगे। जो उत्तर आपको सही लगेगा वो आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे एक और बात कर लेते हैं कि ये जो प्रश्न पहले और दूसरे में क से ङ तक, क से ङ तक 5-5 प्रश्न, कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे। ये कहाँ से आएंगे? तो ये आपको आएंगे रचना से और उसके लेखक या कवि के संबंध में रहेंगे। किसी एक पुस्तक का नाम दे देगा, कहेगा कि बताइए इसके लेखक कौन है या कवि कौन है, या फिर लेखक और कवि का नाम दे देगा और कहेगा कि बताइए इनकी कौन सी रचना है। 4 रचनाओं में से दिया रहेगा ऑप्शन। और फिर उसके बाद काल पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, या युग पूछेगा। जैसे कि बताइए छायावादी युग के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन देगा। जो कवि आप, जो लेखक या जो कवि रहेंगे आप उस पर टिक लगा देंगे, या जो सही रहेंगे वो आप लिख देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहला और जो दूसरा प्रश्न होगा हिंदी का, वह आपका पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, किस युग के कवि हैं, प्रगतिवादी हैं, छायावादी हैं, या फिर रीतिकाल के कवि हैं, लेखक हैं, ये सब पूछेगा। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न होगा ये आपको गद्य से होता है। इसमें क्या रहता है, आपको एक गद्यांश यहाँ दिया रहेगा, इसके नीचे 5 प्रश्न, और फिर अथवा करके एक गद्यांश यहाँ रहेगा और इसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये जो तीसरा प्रश्न होता है ये आपके गद्यांश, जो गद्य है, हिंदी गद्य है, उसमें कुछ पाठ लगे हुए हैं। तो उन पाठों से ये दिया रहता है। उन्हीं पाठों में से 5-6 लाइन यहाँ, 5-6 लाइन यहाँ दे देगा और कहेगा कि इनको पढ़कर, इसको पढ़कर इस 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, या इसको पढ़कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अथवा दिया रहता है। तो आप तीसरे में चाहे इसको करिए चाहे इसको पढ़कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये आप तब कर पाएंगे जब पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होगा तब। तो आपको पाठ और लेखक का नाम याद कर लेना है। अब देखिए, जब आप चौथे नंबर पर जाएंगे तो चौथा नंबर ये आपका पद्य से होता है। और पद्य में क्या रहेगा, इसमें भी एक कविता यहाँ और अथवा करके एक कविता यहाँ दे देगा। इसके नीचे 5 प्रश्न और इसके नीचे 5 प्रश्न, यानी कि बिल्कुल इसके जैसा। बस अंतर यह है कि ये गद्य रहेगा, ये पद्य, अर्थात ये गद्यांश और ये कविता वाला। 6-8 लाइन की कविता यहाँ या 6-8 लाइन की कविता ये दे देगा और कहेगा किसी एक कविता को पढ़कर उसके नीचे जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला, इसको पढ़कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने जो अनुमान लगाया है कि कहां से आ सकता है। तो देखिए, ये जो तीसरा है गद्य वाला, ये किन पाठों से आ सकता है मैं आपको बता रहा हूं। एक पाठ है भाग्य और पुरुषार्थ, एक पाठ है भाषा और आधुनिकता, इन पाठ से आ सकता है। एक पाठ और है निंदा रस। तो देखिए विद्यार्थियों,
ये जो तीसरा प्रश्न है इन्हीं 3 पाठों में से अवश्य ही रहेगा, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए कि जो भी गद्यांश आएगा इन्हीं 3 पाठ में से रहेगा, ये मेरा अनुमान है। अब इसके बाद जब हम लोग चलते हैं चौथा पर कि आखिर कविता कहाँ से आ सकती है, पद्यांश कहाँ से आ सकता है, तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो है प्रेम माधुरी पाठ से, और इसी से संबंधित एक और है यमुना छवि। ये सब किसका है? ये दोनों कविता किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब हम लोग चलते हैं, एक है कैकेयी का अनुताप जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, और एक है अभिनव मनुष्य, और एक और कविता मैंने आहुति बनकर देखा। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि जो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न होगा किन किन पाठों से होगा। मैंने ये अनुमान लगाया है कि तीसरा इन पाठ से आ सकता है, चौथा इन पाठों से आ सकता है, और रहेंगे 2-2, करना है आपको केवल एक, यानी कि या इसको या इसको, इस वाले में या इसको कविता को पढ़िए और उसके नीचे जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर दे दीजिए, ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वें में देखिए क्या आएगा, 5वां के क और ख, क में लेखक रहेंगे और ख में कवि रहेंगे, 3 लेखक रहेंगे, 3 कवि रहेंगे। किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम, कवि में से भी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचना का नाम लिख देना है। यानी कि 5वां के क में लेखक का और 5वां के ख में कवि का, किसी एक लेखक का, किसी एक कवि का, रहेंगे 3-3, दोनों में से एक-एक कर देना है कि 5वां के क में लेखक रहते हैं और 5वां के ख में कवि, 3 लेखक और 3 कवि। तो मैंने जो अनुमान लगाया है कि आखिर इस बार किस कवि और किस लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं पूछ सकता है, तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो देखिए, मैंने लगाया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो ये लेखक हैं, इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और रचना का नाम लिखने के लिए आ सकता है। और एक हैं हरिशंकर परसाई जी, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, इनको अवश्य देख के जाइएगा, क्योंकि इस बार की परीक्षा में हो सकता है तो इन 2 लेखकों का में से किसी एक का जरूर लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं या जीवन ये पूछ सकता है, जीवन परिचय। तो ये 5वां के क में इन लेखकों को देख के जाइएगा। और यदि कवि का अंदाजा लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 3 जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, फिर उसके बाद हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और एक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस प्रकार आप लोग 5वां के क में लेखक में इनको देख करके जाएंगे और 5वां के ख में जो कवि आएंगे इन कवियों में से अवश्य एक आ जाएंगे, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर। तो 6वें नंबर के प्रश्न में देखिए क्या रहेगा, ये कथा साहित्य से आता है। किससे? कथा साहित्य। कथा साहित्य आपके पाठ में लगा हुआ है, और देखिए लगा है आपके पाठ में, तो वो है कहां से, किस पाठ से आ सकता है? तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो है लाटी और कर्मनाशा की हार, इन पाठों से आ सकता है। इसलिए आप लोग इसको एकदम कंप्लीट कर लेंगे कि लाटी पाठ और कर्मनाशा की हार, ये प्रश्न नंबर 6वें पे आएंगे। करना क्या रहता है, इनका सारांश लिखना है, यानी कि उस कहानी को अपने शब्दों में छोटे वाक्यों में लिख देना है, छोटी उसमें करके।
अब चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पे क्या आएगा, देखिए मैं बता रहा हूं कि 7वें नंबर पर रश्मि रथी, ये खंड काव्य है। 7वें नंबर पर बहुत से प्रश्न रहेंगे, आपको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है, और जहां रश्मि रथी लिखा रहेगा वहां आपको 2 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। तो इन 2 में से भी आपको कोई एक ही करना है। ध्यान से सुनिए, 7वां प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होंगे 7वां में, तो उसमें से रश्मि रथी खोजना। जहां रश्मि रथी लिखा रहेगा वहां 2 प्रश्न होंगे और उसमें से केवल एक करना है। ये चंदौली जिले के लिए खंडकाव्य लगा हुआ है रश्मि रथी, इसलिए चंदौली जिले में रश्मि रथी करना है। जो विद्यार्थी चंदौली जिले में हैं, जो पढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें आएगा क्या, तो इसमें कर्ण, कुंती और कृष्ण, इन तीनों में से किसी एक का चरित्र चित्रण करने के लिए आता है। चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि उनके चरित्र की विशेषता क्या है, 5-6 विशेषताएं बता दीजिए, तो आपको वो कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ध्यान दीजिए, जो 8वां प्रश्न होगा वो आपका होगा संस्कृत से। अब हम चलते हैं संस्कृत वाले भाग पर। आपके हिंदी के पीछे जो संस्कृत दिया हुआ है, करना क्या रहेगा, 8वां का क रहेगा और 8वां का ख रहेगा। तो क में गद्यांश होता है, क्या रहता है, गद्यांश, अर्थात इधर दे देगा और अथवा करके यहाँ ऐसे 2 गद्यांश दिए रहेंगे। 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसका पढ़कर संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देना है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में रहेगा और आपको करना है हिंदी भाषा में उसका अर्थ कर देना है, अनुवाद कर देना है। अब चलते हैं 8वां के ख में। 8वां के ख में श्लोक रहेगा, एक श्लोक यहाँ दे देगा और अथवा करके एक श्लोक यहाँ दे देगा। तो आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देना है, हिंदी में अर्थ लिख देना है। अब समझिए, 8वां के क में 2 गद्यांश होंगे संस्कृत के, कोई एक करना है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। 8वां के ख में जाएंगे तो 2 श्लोक रहेंगे, चाहे ये श्लोक करिए चाहे ये श्लोक। करना क्या है, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये किस पाठ से आ सकते हैं, तो मैंने जो अनुमान लगाया है, देखिए 8वां का क जो है गद्यांश वाला, वो किस पाठ से आ सकता है, तो एक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, इस पाठ से, एक है जातक कथा, इस पाठ से, और एक और पाठ मैंने अनुमान लगाया है पंचशील सिद्धांताः, इस पाठ से आ सकता है। इसलिए आप लोग 8वां के क में इन 3 पाठों को विशेष करके देख के जाइएगा कि 8वां के क में ये आएंगे। अब 8वां के ख में चलेंगे तो देखिए आखिर ये किस पाठ से आ सकता है, तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो 2 पाठ हैं, वो है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, और एक पाठ है नृपतिर दिलीपः, इस पाठ से आ सकता है। तो आप 8वां के ख में इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, इन पाठों में से आता ही रहता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। इस प्रकार आपके ये जो 8 प्रश्न हैं ये पूरे हो गए। अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न पर कि आखिर जो 9वां प्रश्न होगा वो कहाँ से आएगा। तो जो आपका 9वां प्रश्न होगा वो रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और उन 4 में से 2 का उत्तर देना है। संस्कृत प्रश्न रहेंगे आपके पाठों से, 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो ये आसान है, आप समझ जाएंगे 9वें प्रश्न को देख करके। अब हम लोग जब चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पर, तो 10वां देखिए कहाँ से रहेगा, इसमें क ख और ग रहेंगे। तो क में रस, ख में अलंकार और ग में छंद रहेंगे।
दो रस, दो अलंकार, दो छंद रहेंगे। आपको एक रस का, एक अलंकार का और एक छंद का परिभाषा लिखकर उदाहरण लिख देना है। 10वां के क में एक रस, 10वां के ख में एक अलंकार और 10वां के ग में एक छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिख देंगे, आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न पर। तो देखिए 11वां जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, आपको 5 विषयों पर निबंध रहेगा। 5 विषयों पर निबंध, जिसमें से आपको केवल एक पर निबंध लिखना है। 5 विषय होंगे या 4 विषय होंगे, जो जितने भी, लेकिन आपको एक ही विषय पर निबंध लिखना है। और निबंध उस पर लिखा जाता है जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। मान लीजिए कि 5 विषय दिए हुए हैं और उन 5 विषयों में से कोई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, तो आप निबंध उसी पर लिखेंगे। इस प्रकार आपका 11वां में 5 में से केवल एक पर निबंध लिखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का जो प्रश्न होगा ये देखिए क्या होगा, इसमें आपको क रहेगा और ख। तो क ख में इसमें भी 3 प्रश्न और इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे। और ये प्रश्न क्या रहेंगे, तो ये जो है ये आपका संधि से रहता है और इसको करना क्या होता है, संधि से। और ख वाला जो है ये समास से रहता है, तो इसको करना क्या है, देखिए ध्यान से। अब आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया रहेगा और ये जितने प्रश्न रहेंगे 12वां का क और 12वां का ख, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको जो सही लगेगा वो आपको टिक लगाना है। तीनों संधियां बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। पूछ देगा कि बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, और उत्तर 4-4 को दिया रहेगा, यानी कि विकल्प दिया रहेगा। आपको जो सही लगे वो आप लोग लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे जब आप आएंगे ख वाले में, तो ख वाले में 3 शब्द रहेंगे, समास विग्रह करना है और उनका नाम लिखना है। तो 12वां के क में संधि 3 और 12वां के ख में 3 समास, इसमें भी तीनों करना है, इसमें भी। अब देखिए ये जो संधि वाले प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पीय होंगे और ये जो ख समास वाला प्रश्न रहेगा ये आपको खुद उसका विग्रह करना है और नाम लिखना है। विग्रह का मतलब वो जो समासिक शब्द रहता है, समासिक पद रहता है, उसको आपको अलग करके लिखना है। जैसे लिखा रहेगा महात्मा, तो आप लिखेंगे महान है जो आत्मा, तो उसको आप लोग लिख देंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो वो ये आप करेंगे। इस प्रकार 12वां के क में संधि और 12वां के ख में समास रहेगा। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। जब आप 13 नंबर के प्रश्न पर जाएंगे तो इसमें आपको पत्र रहेगा या फिर आवेदन पत्र रहेगा। ध्यान दीजिए, तो दोनों में से कोई एक करना है, या पत्र लिख दीजिए या आवेदन पत्र लिख दीजिए। किस विषय पर लिखना है, किसको लिखना है, ये आपको दिया रहेगा पेपर में, तो आप कोई एक कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। तो 14 नंबर के प्रश्न पर मेरे विद्यार्थियों क रहेगा और फिर उसके बाद ख रहेगा। तो क में क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। वो आपको प्रत्यय पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है। आप में लगा कौन कौन सा प्रत्यय है वो मैं आपको बता देता हूं। क्त है, क्त्वा है, त्व है, मतुप है और उसके बाद वतुप है। और एक प्रश्न और यदि देखें, एक और प्रत्यय देखें तो वो है अनियर प्रत्यय। और ख वाले में आप जाएंगे तो ख में क्या पूछता है, विभक्ति और सूत्र पूछता है। कैसे रहता है ध्यान दीजिए। जैसे पूछेगा कि बताइए कि इस वाले में क वाले में, क में 2 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न। तो ये
यहाँ पूछा रहेगा, शब्द दे देगा कि कृतः, या फिर दे देगा गत्वा। बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा वाले में आपको बताना पड़ेगा कि गत्वा प्रत्यय है। यानी कि पेपर में जो आपको समझा रहा हूं उसको ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि 14वां के क में प्रत्यय रहेंगे और 14वां के ख में विभक्ति और सूत्र पूछेगा। अब ये क्या पूछेगा, ये प्रत्यय मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे इसको करना होता है। ख में विभक्ति और सूत्र पूछेगा तो इसको भी मैं अलग से बता दूंगा कि इसको आपको कैसे करना है। यहाँ मैं केवल आपको एक पेपर समझा रहा हूँ कि किस नंबर पर कैसे करना है, क्या आएगा। अब ये प्रत्ययों के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, विभक्ति के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार आपका जो ये पेपर है ये साहित्यिक हिंदी वालों का समाप्त हो गया।